आज का सेशन हम शुरू करेंगे दोस्तों। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति का अर्थ होता है एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। यदि आप रीढ़ की हड्डी को टिकाना चाहते हैं तो वो आप टिका कर बैठ सकते हैं, पीछे तकिया लगा सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं या ज़मीन पर पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। सर को नहीं टिकाएंगे दीवार से। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें। यदि चश्मा पहना है तो चश्मा उतार लें। आंखें बंद। आज का ध्यान आरंभ करने से पहले हम हमारे गुरु पितामह पत्री जी का आह्वान करेंगे, माँ अवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन लाइट एंजल्स, सभी इष्ट देवी देवता, हमारे परिवार, दोस्त, सभी लोग का हम आह्वान करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सहज सरल श्वासों की ओर रखेंगे। हर आती हुई श्वास एवं हर जाती हुई श्वास जागरूकता भाव से देखेंगे। हर आती हुई श्वास एवं जाती हुई श्वास को सरल भाव से महसूस करेंगे। ध्यान का अर्थ है इस पल में रहना, सिर्फ इसी पल में रहना, न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई पास्ट, न कोई फ्यूचर। केवल और केवल प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। जब हम अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं तब हम प्रेजेंट में रहते हैं। यदि कोई विचार आए तो उनसे लड़ाई न करें, उन्हें बस देखते रहें और जाने दें। आप धीरे धीरे अपने श्वासों पर वापस आएंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर।
आंखें बिल्कुल बंद, मेरे तरफ नहीं देखेंगे आप, अपने आप से प्रेम करेंगे। आंखें दुनियादारी के लिए, दीनदारी के लिए, अपने आप से प्रेम के लिए आंखें बंद। म ग म प ब व म ग म नि नि प म ग म रे रे प नि नि प म ग म रे रे ग ग म म रे रे द द ग ग म म प म रे नि स द द रे द नि द रे द रे dir dir dom de dom de re dom de re dir dir dom de dom de dir dir dom de da 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 dir dom de da सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं। शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं है। हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। ग ग म म प म ग म प प प प म प नि प म ग म रे रे म ग प म रे रे ग ग म म रे रे द द द रे रे द द रे रे द द नि द रे द रे ग dir dir dom dom da 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 dom da dom da dir dom da dom da na na dir dom da dom da dir dom da na 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 na। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, जिसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कह चुके हैं। आन करते हैं उच्छ्वास, अपान करते हैं निश्वास। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है। बाबा, 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ध्यान में दिन और रात एक करें। भूल जाए कौन सा दिन है कौन सा रात है बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है। आज आंखें बंद करिए तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ध्यान। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे। इसे कहते हैं सेल्फ लव अथवा ध्यान, मेडिटेशन।
ma ga ma pa 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 ni pa ni ma pa pa ma ga ma re re ni sa sa ni sa re ga ga ma pa pa ga ma re ga sa re da 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 dom da 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 dom da da dom da dom da da dom da dom da da dom da dom da लगातार 40 मिनट। पप्पा मगा मम्मा रे रे सनी सा सा पापा मरे मामा रे रे सनी सा रे गा dom da dom da dom da dom da dom da dom da आंखें बिल्कुल बंद। तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी।
लगातार 40 मिनट। ये मामूली चीज नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान सबसे ऊपरी, सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण। जिसको ध्यान मिल गया सब कुछ मिल गया है। जिसको ध्यान नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। यह भारत देश तपोभूमि में है। ये तपस्या के लिए है। बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है भारतवर्ष। कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। आंखें बिल्कुल बंद। शंकर भगवान के मंदिर है, मूर्ति है, परंतु कोई भी ध्यान करता ही नहीं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या करें कि कैसे पढ़े लिखे हैं अपने आप को? कैसे मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं? शंकर भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होती है, परंतु ध्यान नहीं होता है। तो किस चीज के लिए है मंदिर और मूर्ति? ऐसा है कि बांसुरी है, फिर भी हम बांसुरी सीख रहे नहीं, बजा रहे नहीं, तो बांसुरी की क्या फायदा है? क्या लाभ है बांसुरी का? मंदिर का मूर्ति से क्या फायदा है जब हम ध्यान नहीं करेंगे? तो मंदिर बनी गई है ध्यान के लिए, मूर्ति बनी गई है स्फूर्ति के लिए। ना ही हम स्फूर्ति लेते हैं, ना ही मंदिर में ध्यान करते हैं। गजब के लोग हैं हम सब। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा मालूम होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। शंकर भगवान की मूर्ति से स्फूर्ति लेकर हम भी शंकर भगवान की जैसे बैठना चाहिए। घर में बैठे, मंदिर में बैठे, रास्ते सड़क के ऊपर बैठे,
दफ्तर में बैठे, जंगल में बैठे, बैठने शुरू करे बाबा, बैठक ही बैठक हो। तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बैठक। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान की अग्नि में। जैसे ही बजरंगबली आते हैं श्री रामायण जी में, सुंदराकांड के आविष्कार, उस वक्त तक किष्किंधा कांड, बंदरों के कांड, जैसे ही हनुमान जी आते हैं ये सुंदराकांड के जैसे बदल गई। ध्यान के पूर्व हर एक की जिंदगी में किष्किंधा कांड, ध्यान के पश्चात हर एक की जिंदगी में सुंदराकांड। यही है श्री रामायण जी का संपूर्ण निचोड़। किष्किंधा कांड से उभर कर हम सुंदराकांड में प्रवेश करें। ध्यान में उतरे बाबा, खूब ध्यान में उतरे। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम, आंखें बिल्कुल बंद। आंखें खोले तो दुनिया से प्रेम, आंखें बंद करे तो अपने आप से प्रेम। कोई भी आंखें न खोले। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हर बच्ची को, हर बच्चा को, हर बूढ़ी को, हर बूढ़ा को, हर पंडित को, हर पामर को, हर अमीर, हर गरीब को, हर राजा को, हर प्रजा को करना है। हर रोज करना है। ये जिंदगी भर की कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं है। जैसा हम हर रोज भोजन करते हैं तन के लिए, हर रोज ध्यान करें मन, बुद्धि और आत्मा के लिए, जो दिखती नहीं है परंतु है, जो हम स्वयं हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। उसके लिए क्या करते हैं? हर रोज दाना देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मन की भी भूख है, बुद्धि की भी भूख है और आत्मा की। इस भूख को मिटाने के लिए निरंतर ध्यान, सांसों के साथ एक होते हुए ज्ञान यूं ही घट जाती है। सांसों के राज को समझे, सांस के पुत्र बने बाबा। एक सुंदराकांड के आविष्कार हो, हम भी बजरंगबली बनेंगे, वायुपुत्र बनेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो हम। अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब?
ध्यान की विधि विधान में कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक दृढ़ संकल्प से बैठे कि हम भी संत बनेंगे, हम भी बजरंगबली बनेंगे। लगातार 40 मिनट। आखिरी 2 मिनट इस मौन में रहेंगे, पूरा ध्यान श्वासों में। पूरी तरह से स्वयं को महसूस करें। हर श्वास को महसूस करें। आखिरी 30 सेकंड। जिनको भी ध्यान में बने रहना है वो ध्यान की अवस्था में ही बैठे रहें। बाकी लोग धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने हाथों को हटाकर आंखों में रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखें खोल लें। सभी लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट करके आज के सेशन के लिए, पत्री जी के लिए, बाबा जी के लिए, सभी एस्ट्रल मास्टर्स के लिए, स्वयं के लिए, आज के ध्यान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे फ्रेंड्स, धन्यवाद अर्पण करते हुए। यदि किसी को भी कुछ भी अनुभव शेयर करना है आज के ध्यान से रिलेटेड तो शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट है। ठीक है, आज के हम नेक्स्ट
सेगमेंट में चलते हैं। आत्मा की यात्रा स्वाध्याय हम कंटिन्यू करेंगे। आरती स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा था कि लेखक जो है वो चार्ल्स के एक दोस्त से मिलते हैं सूक्ष्म जगत में, जो उकता चुके हैं वहां पे, क्योंकि वो बहुत ही भौतिक चीजों से जुड़े हुए थे। तो आगे अब देखते हैं कि लेखक के विचार क्या है इसके ऊपर। मैंने सुनकर सोचा कि मेरा भारतीय मित्र ठीक कहता था कि सूक्ष्म जगत पर जीवन उबा देने वाला होता है उन लोगों के लिए जिनके शौक भौतिक जीवन में मिलने वाले वातावरण या स्थितियों पर आधारित होते हैं। मैंने रॉय से पूछा कि क्या उसे जीवन काल में संगीत या किसी भी कला रूप से लगाव था। उसने कहा नहीं, कभी कभार संगीत सुनता या नृत्य करना उसका शौक था, पर वह कभी इस बारे में गंभीर नहीं था। मुझे लगा कि अपने मित्रों से मिलने जुलने के बाद जब वह थक जाएगा तथा भौतिक जीवन से मिलते जुलते जीवन को जी कर उकता जाएगा, तो निश्चय ही कोई और चीज उसे आकर्षित करेगी, अन्यथा जीवन बहुत उकता देने वाला हो जाएगा। तभी उसकी मित्र आ गई। उसे स्वागत करना अच्छा आता था। वह बहुत सुंदर और दोनों की जोड़ी बहुत भली लग रही थी। जब वे सीढ़ियां उतरते हुए ग्रिल रूम की तरफ एक साथ जा रहे थे, शायद उन्हें डिनर लेना था। मैंने चार्ल्स को बताया कि मैं उससे उसके सूक्ष्म जगत के अनुभवों के बारे में पूछना चाहता था, पर उसने कहा कि शायद वह इस विषय पर अधिक बात करना पसंद न करे। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता। मैं पूछना चाहता था ऐसा क्यों है, पर उस समय यह पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम भी नीचे ग्रिल रूम में चले गए और हमने एक कोने में एक जगह ढूंढी जहाँ कोई मेज नहीं लगी थी। चार्ल्स ने अपनी कल्पना से मेज लगाई। एक वेटर आया, उसने हमसे पूछा कि हम क्या लेंगे। चार्ल्स ने मुझसे कहा कि मैं अपनी पसंद की कोई भी चीज मंगवा लूं, पर सच तो यह है कि मुझे भूख थी ही नहीं। पर इस अद्भुत अनुभव को पाने के लिए मैंने अपना ऑर्डर दे दिया। चार्ल्स ने भी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर दी। उसने शैम्बर्टीन 1933 मंगाई। मैंने उससे पूछा क्या इस युद्ध काल में भी ये चीजें मिल पाएंगी। उसने कहा कि वह यह तो नहीं जानता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी चाहो मिल सकता है, चाहे वह भौतिक जगत में मिलता हो या नहीं। मुझे खाने में आनंद आया, बिल्कुल वैसा ही पका हुआ खाना जैसे मैंने कल्पना की थी। मुझे तो यह बैठक हमेशा के लिए याद रहेगी, चार्ल्स के साथ, और वह भी बढ़िया खाना। लोग भी लगभग वैसे ही जैसे कभी भी संध्या समय ऐसे स्थानों पर हो सकते हैं। तभी एकाएक मुझे एक पुराना मित्र नजर आया जिससे मैं कई सालों से नहीं मिला था। अंतिम बार मैं उसे 1935 में जहाज में मिला था, जब मैं अपनी छुट्टी बिताने के बाद सिलोन जा रहा था, और वह मलाया। मैं टहलता हुआ उसके पास गया। चार्ल्स वहीं मेज पर बैठा रहा। मेरा मित्र अपने अन्य 3 साथियों के साथ मौज कर रहा था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी कहानी जारी रखते हुए था। मैं उसकी बात सुन सकता था। उसके साथ ही उसकी बात सुनकर लोटपोट हुए जा रहे थे। मुझे लगा उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाना असंभव था। निराश होकर मैं अपनी मेज पर वापस आ गया। मेरी बेचैनी देखकर चार्ल्स को बहुत मजा आ रहा था। मैंने कहा, मुझे कैसे पता लगता कि वह असली है या नहीं। चार्ल्स ने कहा, इस असली नकली के प्रयोग पर ही तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसने बताया कि शुरू में तो यह पहचान कर पाना मुश्किल है, पर फर्क तो होता है। हमने जिस सूक्ष्म शरीर को देखा था वह जिस व्यक्ति का था, उसने अभी भौतिक शरीर भी रखा हुआ है। सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासी के शरीर की रूपरेखा ज्यादा स्पष्ट होती है। एक और भी अंतर है, वह रेशमी धागा जो स्थायी तथा अस्थायी निवासियों के साथ जुड़ा रहता है। अस्थायी निवासी बहुत ज्यादा जीवंत नहीं लगते। यह रेशमी धागा भी आसानी से दिखाई नहीं देता। उसने मुझसे कहा कि रॉय चैपमैन तथा अन्य लोग जो वहां हैं, उनसे अगर मैं तुलना करूं तो पता लगेगा कि रॉय के शरीर की रूपरेखा स्पष्ट और जीवंत है, जबकि बाकी लोगों की नहीं।
शायद इसका एक कारण यह हो कि जब सूक्ष्म शरीर एक स्थायी वाहन के रूप में प्रयोग होता है तो उसके शरीर में निवास करने वाली आत्मा का दोहरा अस्तित्व नहीं होता, जैसा कि उसके भौतिक स्तर पर रहने के समय होता है। हमारा डिनर समाप्त हुआ। मैंने अपनी ब्रांडी पीकर खत्म की। अभी एक कैबरे प्रोग्राम होने वाला था। मैंने देखा कि लड़ाई के समय मैंने देखा कि लड़ाई के समय जब भी लोगों को वक्त मिलता है वे अपने दिमाग का बोझ कम करना चाहते हैं। हालांकि इस जगह पर लड़ाई का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, परंतु उनके मौज मनाने के पीछे की भावना इस दबाव की वजह से ही थी। जो लोग वहां उपस्थित थे सब जानते थे कि उनका भविष्य असुरक्षित है। किसी भी समय उनके या उनके प्रियजन के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर कैबरे डांस कर रही थी और इस दौरान वे खाना खाने वालों की मेजों के बीच दिखने वाली जगह के छोटे से छोटे हिस्से को इस्तेमाल कर रही थी। हमारी यह सूक्ष्म मेज भी उसी जगह के बीच आ गई और मुझे फिर से वैसी ही अजीब सी अनुभूति हुई जैसी तब हुई थी जब हम भौतिक शरीरधारी लोगों के बीच से निकले थे और हमारे सूक्ष्म शरीर को कुछ अजीब सा लगा था। कैबरे के बाद चार्ल्स ने मुझे एक छोटे से नाइट क्लब में चलने को कहा जिसका वह जीवन काल में एक सदस्य था। पता नहीं यह क्लब कहाँ स्थित था, पर इतना जरूर मालूम था कि वह लेसिस्टर स्क्वायर और सोहो के बीच में कहीं है। जो सब प्रक्रिया टोक्रेडो में अपनाई गई थी वह यहाँ भी दोहराई गई। एक टेबल लगाई गई, ड्रिंक्स मंगाए गए, वेटर भी आया। शायद यह सब भी मेरे भाई की कल्पना द्वारा हुआ। इंग्लैंड की घड़ी के हिसाब से 10 बजे का वक्त रहा होगा जब अचानक सारा वातावरण बदल गया। पहले कोई सूचना नहीं थी। नाइट क्लब में काफी भीड़ थी। सेनाओं के सदस्य भी थे और सिविलियंस भी। एकाएक शत्रु द्वारा हवाई हमले की सूचना देने वाले सायरन बज उठे। यह देखना बहुत रोचक था किस तरह सभी लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से हिले। बिना डरे और घबराए हुए सभी लोग उन सुरक्षित स्थानों पर चले गए जो अजीब सी जगहों पर बने थे। हवाई हमलों की स्थिति में लंदन वासियों को बचाने में सुरंगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हम क्लब से बाहर चले गए और पिकैडली की ओर चल दिए। तब तक अंधेरा हो चुका था, पर हमारे लिए वही स्लेटी नीली रोशनी अब भी थी जो सिलोन से हमारे चलते वक्त थी। बमों के गिरने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी और हर पल गोलियों के चलने की आवाज भी हवा में गूंज रही थी। फिर कुछ पल के लिए शांति हो गई और फिर एक स्वदेशी स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान की दरार सुनाई दी। इसी समय मैंने देखा कि मेरा भारतीय मित्र फिर से हमारे साथ आ गया था। उसने कहा हमें चलकर देखना चाहिए, शायद हम किसी की मदद कर सके। मैं समझा नहीं वह क्या कहना चाह रहा था, फिर भी कुछ समझ रहा था। हम तुरंत इमारतों से ऊंचे पहुंच गए और लंदन के आकाश में मंडराने लगे। शत्रु के लड़ाकू विमान और इंग्लैंड के लड़ाकू विमान हमारे चारों ओर थे, पर यह चार्ल्स कहाँ गया? मुझे लगा कहीं वह हमसे अलग तो नहीं हो गया। पर जब मैंने इस बारे में बात की तो पता लगा कि वो विमानों द्वारा बम गिराए जाने के समय अक्सर गायब हो जाता है। शायद गोली लगकर अपने मरने की दुर्घटना की स्मृति अभी उसके मन में बहुत साफ थी। वह शायद हमें थोड़ी देर तक मिल पाएगा, मेरे भारतीय मित्र ने बताया, परंतु वास्तव में उसके बाद वह हमें दिखा ही नहीं। बमों तथा मशीन गनों के चलने की आवाजें लगातार आ रही थी और हम चारों तरफ धधकती आग के ऊपर आकाश में विचर रहे थे। मुझे पहली बार लड़ाकू विमान की पायलट की जिंदगी का अनुभव हुआ और मैं समझ पाया कि कई बार उनसे गैर जिम्मेदारी के काम क्यों हो जाते हैं। उनके ऊपर इतना भारी मानसिक दबाव होता है कि उन्हें खुद नहीं मालूम होता वे कैसे उसका मुकाबला करते हैं। आज मुझे समझ आया वे क्यों इस बात में विश्वास करते हैं, खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कल उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें हम इस बात का दोष क्यों दे
अगर वे थोड़े समय के लिए मौका पाते हैं तो हर तरह से अपने को तनाव मुक्त करने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें मौज मनाने की आजादी नहीं है? मेरा भारतीय मित्र एक लड़ाकू विमान के पीछे लग गया जो जबरदस्त लड़ाई स्थल की तरफ ही जा रहा था। लगता था शायद उसे पता है क्या होने वाला है। कुछ ही क्षण बाद मशीन गन से लगातार गोले बरसने लगे और यह विमान धरती की ओर गिरने लगा। हम भी उसी तेज गति से जहाज की तरफ बढ़ गए जो अब घूमता घूमता नीचे गिर रहा था। उसके इंजन में आग लग गई जिसने पूरे विमान को घेर लिया। जोर का धमाका हुआ और जहाज धरती पर आ गिरा। पायलट बाहर आ गिरा और उसे अब आगे के लिए कुछ भी न किया जा सका। अब तुम देखोगे कि जानकर किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा और जैसे ही हम जमीन पर उतरे हमने देखा कि उस पायलट का शरीर पूरी तरह जल चुका था। उसे पहचानना भी मुश्किल था, परंतु अपने सूक्ष्म शरीर में वह व्यक्ति जमीन पर अपने ही शरीर के पास खड़ा था, डरा हुआ और बेहद लाचार। मेरे इस गाइड ने जब उसके पास जाकर कुछ कहा तो लगा वह कुछ भी सुन नहीं पाया और उसने उधर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने देखा वह एक सघन तत्व का चोगा अपने उस सूक्ष्म तत्व के चारों ओर लपेट रहा था जो हमारे सामने खड़ा था। ऐसा लगा जैसे कोई स्थूल लचीला पदार्थ उस वायवी शरीर के चारों ओर लिपट गया। कुछ क्षणों में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई छाया धरती पर पड़े उस भौतिक शरीर से निकली और उसके पास खड़े व्यक्ति की तरफ खिंचती चली गई। मुझे बाद में बताया गया कि हुआ भी ऐसा ही था। मुझे यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वह वायवी छाया जो मृत्यु के समय शरीर से बाहर फेंक दी जाती है, बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर के चारों ओर लिपट जाती है ताकि उसका कोई ना कोई रूप अभी बना रहे, क्योंकि भौतिक शरीर के मरने के साथ ही उसका भी मरण हो जाता है, क्योंकि वह उसी का एक अंश है। मेरे भारतीय मित्र ने पूरी कोशिश की वह उस व्यक्ति के उस डर को दूर कर दे। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वह लड़का अभी छोटा ही था, अभी भी भौतिक स्तर पर अपने चारों ओर घटित होने वाली बहुत सी क्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित था। उसने देखा एम्बुलेंस गाड़ी के कर्मचारी पहले आग बुझाने में लगे थे जिसने सारे जहाज को राख कर दिया था। फिर उन्होंने उसके शरीर को उठाया और बड़े सम्मान पूर्वक उसे एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सभी लोग एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे आज के इस स्वाध्याय के लिए और आरती के लिए और आज के सेशन के लिए। आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं और धन्यवाद अर्पण करते हैं पिता माँ पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, सभी मास्टर्स को, आप सभी को धन्यवाद। कल हम फिर यहाँ 7:30 बजे मिलेंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा है, मतलब बोलो बोलो। सभी आत्मबंधुओं को प्रणाम। कल बुद्ध पूर्णिमा है। तिथि आज से ही लग जाएगी, वैसे 8:30 बजे से। कोशिश करें आज रात को जितना ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठ सकें ध्यान करें। पूरी रात भी ध्यान में बैठ सकते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बहुत आराम से ये किया जा सकता है। अपने साथ एक बोतल पानी रखें साथ में। कंफर्टेबल पोजीशन लें, आराम से बेड पे, सोफे पे, जमीन पे, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। पीठ में टेका लगाने के लिए आप गद्दे का, पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आराम से बैठकर बहुत ही आराम से थोड़ा सा पानी लेकर आधा ग्लास श्वासों में ध्यान देते हुए आप पूरी रात बैठ सकते हैं। जब भी आपको लगे उठना चाहिए उठ जाए, जब भी आपको लगे फ्रेश होने जाना है आप फ्रेश हो जाएं। हाँ, और फिर वापस अगर ध्यान में बैठने का मन करे तब बैठें। जब तक आप ध्यान कर सकें रात को करें, और उसके बाद जब आपको नींद आए तो आप वैसे ही श्वासों में ध्यान देते देते वैसे ही सो जाएं।
इससे ये होगा कि आपकी जो पूरी नींद है वो योग निद्रा में बदल जाएगी। ये आपको एक्सपीरियंस करते करते में समझ में आएगा कि ये नींद है कि ध्यान है। आप एक्सपेरिमेंट करें, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे गुरुजी पत्री सर हमेशा कहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ, खुद करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। और कल मॉर्निंग में 7:30 बजे से हम जो सेशन करेंगे वो बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड सेशन रहेगा। अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन करवाएं, खुद भी ज्वाइन हो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ ज्वाइन करें। यूट्यूब में भी हैं, लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। हैप्पी मेडिटेशन। थैंक यू।